हेलो स्टूडेंट्स, स्टू ऑन में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार सिंह, आपका फिजिक्स मेंटर, बीटेक फ्रॉम NIT जालंधर। मैं 15 सालों से पढ़ा रहा हूं और लगभग हजारों बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर्स बन चुके हैं मेरे पढ़ाए हुए। और इस दौरान अगली बारी आपकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट, हम लोग RMS वैल्यू पढ़ रहे थे। आइए देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ RMS वैल्यू। देखिए ये क्यों हम RMS वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो इफ I इज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, देन this current flow through a resistor R for time interval t is equal to t1 to t is equal to t2, then t1 से लेकर t2 टाइम तक, देन टोटल हीट डिसिपेशन। देखिए टोटल हीट डिसिपेशन थ्रू रजिस्टर R for the time interval t1 to t2 if the current is flow I which is varying with time t. Now I dt करके हम पहले हम एलिमेंटल हीट निकालेंगे। तो I स्क्वायर R dt दैट इज इक्वल टू dH, और कहां से कहां इंटीग्रेट करें तो कहेंगे फ्रॉम t1 टू t2 दैट इज इक्वल टू H, और इसको हमने H1 कह दिया। या और I इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ टाइम t का स्क्वायर इंटू R इंटू डी टी, इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम t1 टू t2। ये लीजिए। नाउ अब देखें आप कि इन द सेम सर्किट, अब देखिए क्या सिग्निफिकेंस है इसका, IRMS क्या बदल के आता है। इन द सेम सर्किट if a direct current DC direct current flow that is IDC, then total heat dissipation अब देखें कितना होगा टोटल हीट डिसिपेशन। तो कहेंगे दैट इज इक्वल टू H2, और यदि कांस्टेंट करंट है तो I स्क्वायर RT लिखते हैं। तो IDC तो I स्क्वायर R और टेम्परेचर टाइम का जो डिफरेंस होगा विच इज T2 माइनस T1, ये रहा H2 डायरेक्ट I स्क्वायर RT। और जब वैराइंग होगा तो ऐसे चलेगा। तो सेम सर्किट में सेम टाइम के लिए पहले अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कराया और फिर उसके बाद डायरेक्ट करंट फ्लो कराया। इस समय H1 करंट फ्लो, H1 हीट डिसिपेट हुआ, इस टाइम H2 हीट डिसिपेट हुआ। अब आप देखें, यदि मैं कहूं, अब देखिए ये वाला टर्म हटा रहा हूं ऊपर से जो लाइन है सब, और यदि मैं कहूं कि इफ H1 इज इक्वल टू H2, यदि हम ऐसा कहते हैं, इसका मतलब क्या करते हैं कि इस वैराइंग करंट को सेम रजिस्टर के थ्रू सेम टाइम के लिए फ्लो कराया, और ये जो H2 है और यह जो वैराइंग जो कांस्टेंट करंट को सेम रजिस्टर के साथ सेम टाइम के लिए, तो अब दोनों के द्वारा जो हीट डिसिपेशन उसको सेम कर दिया। मतलब क्या हुआ कि इस वैराइंग करंट की वजह से जो हीट डिसिपेशन हुआ उसको रिप्लेस किया कि कांस्टेंट करंट यदि ले लिया जाए
और सेम हीट डिसिपेशन होता है तो उस कांस्टेंट करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो देखिए, तो इसको हम लोग लिखेंगे I स्क्वायर आर डी टी फ्रॉम T1 टू T2 इज इक्वल टू आई डी सी स्क्वायर आर T2 माइनस T1। अब आप देखें, इसको मैं हटा रहा हूं, आई स्क्वायर डी सी इज इक्वल टू, देखिए आर से कैंसिल है, आर कांस्टेंट फैक्टर दोनों में, तो आई स्क्वायर डी टी फ्रॉम T1 टू T2 डिवाइड बाई T2 माइनस T1, और इस स्क्वायर वाले फैक्टर को हटा दें तो यहां पे ये देखिए अंडर रूट आ गया। ध्यान से देखिए विकास, देखो बेटा ध्यान से देखिए, क्या यह वैल्यू जो आई डी सी है या कांस्टेंट करंट है, उस वैल्यू के बराबर क्या आता है? आई को हम एफ टी भी लिख सकते हैं, इस फंक्शन का स्क्वायर इंटू डी टी फ्रॉम T1 टू T2 डिवाइड बाई T2 माइनस T1 और इन सब का अंडर रूट। और ये देखिए यही है आई आर एम एस, यानी जो अल्टरनेटिंग करंट है उसका बिहेवियर एनर्जी के रेस्पेक्ट में देखा गया, तो सेम हीट डिसिपेशन करने पर उस वराइंग करंट को रिप्लेस यदि एक कांस्टेंट करंट से किया गया तो वह उसका आरएमएस वैल्यू आता है। इट मीन्स व्हाट, कि आई आरएमएस is the effective DC value for given AC. IRMS is the effective DC for the given AC. ये ध्यान रखिएगा, यानी हम IRMS निकालते हैं, इसका मतलब क्या है कि उस अल्टरनेटिंग करंट को एक DC वैल्यू से रिप्लेस करते हैं, वही उसकी IRMS वैल्यू होती है। ठीक है ना? आइए क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज डिजाइन टू ऑपरेट एट 12 वोल्ट DC if the bulb is connected to AC source and give the same brightness. This means what? It is acting like a same when it is connected to AC, यानी इस AC का इफेक्टिव वैल्यू जो होगा वह वही दे रहा होगा जो 12 वोल्ट है। तो what will be the peak voltage? तो देखिए VRMS बराबर 12 वोल्ट, क्योंकि सेम ब्राइटनेस है, इसका मतलब है कि इस AC को DC बनाया गया होगा तब वो भी 12 होगा। DC कैसे बनता है? VRMS निकालकर। तो VRMS इज इक्वल टू 12 वोल्ट और VRMS इज इक्वल टू लिखते हैं हम लोग V0 बाई √2 पीक अपॉन √2। तो पीक वैल्यू इज इक्वल टू 12 √2। ये लीजिए 12 √2, ठीक है ना? इतना वोल्ट हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डायरेक्ट करंट ऑफ 2 एम्पियर एंड एन AC of peak value 2 ampere flow through a resistance 2 ohm and 1 ohm respectively. Find out the ratio of heat produced in the two resistance in the same interval. तो जरा इसको कीजिए, 30 सेकंड का मैं समय दे रहा हूं आपको, करो। तो डायरेक्ट करंट ऑफ 2 एम्पियर, यानी देखिए 2 एम्पियर करंट फ्लो किया थ्रू रजिस्टर I स्क्वायर R, फार्मूला देखिए मैं ये लगा रहा हूं,
आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू एच। तो H1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर करंट यानी 4 रेजिस्टेंस हो गया आपका 2, और टाइम इंटरवल के लिए T। H2 इज इक्वल टू, देखिए 2 इसकी पीक वैल्यू है तो RMS वैल्यू हो जाएगी 2/√2 यानी √2 का स्क्वायर यानी 2 इंटू आर है का 1 इंटू टी। तो H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू 4:1। टी कैंसिल, यहां से 2 कैंसिल, 4:1, यही आपका आंसर होगा। वेरी गुड। अब देखिए टॉपिक है AC EMF अक्रॉस रजिस्टर। ये है रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस है R और एक AC सोर्स या बैटरी की तरह नहीं, इसको ऐसे बनाते हैं जिसका EMF E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t। इसको यदि ऐसे कनेक्ट करें तो अब देखिए t इज इक्वल टू 0 पे 0 करंट और धीरे 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 करंट I मान लिया किसी भी टाइम t पे। तो मूव करते हैं यहाँ से यहाँ तक पूरा एक लूप में, तो -IR और इधर करंट फ्लो कर रहा है तो -E इज इक्वल टू 0, -IR नेगेटिव पॉजिटिव प्लस P प्लस E इज इक्वल टू 0। तो I इज इक्वल टू E/R और E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t बाई R। तो इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t। चूंकि I0 इज द पीक वैल्यू इज इक्वल टू E0 बाई R। ओके, तो यहां से हम कहेंगे कि करंट इन रजिस्टर आर इन सेम फेज विथ AC EMF। क्योंकि देखिए इसका बिहेवियर आप देखें E वर्सेस T का बना है तो ये कुछ ऐसे है, और यदि हम I वर्सेस T का भी बनाएंगे तो उसका भी बिहेवियर सेम, जैसे उसका पीक मिलता जाएगा वैसे इसका भी मिलता जाएगा, सेम बिहेवियर। ओके, उसी तरीके से यदि हम कैपेसिटर की बात करें तो देखिए ये कैपेसिटर है और AC सोर्स, कैपेसिटेंस इसका C, किसी भी टाइम t इज इक्वल टू T पे इस पे जो चार्ज होगा Q होगा। हाई से लो की तरफ जाइए, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t। तो मान लीजिए कभी टाइम t इज इक्वल टू 0 पे तो 0 चार्ज है, t इज इक्वल टू t पे Q होगा। तो इधर मूव करते तो हाई से लो और करंट हमने मान लिया कि I फ्लो कर रहा होगा। तो पहले लिखिए, तो लिखेंगे पोटेंशियल -Q/C प्लस E इज इक्वल टू 0, और यहाँ से लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू CE। अब डिफ्रेंशिएट करिए इसको dQ/dt, CE को ऐसे लिख सकते हैं C E0 साइन ओमेगा t। तो dQ/dt इज इक्वल टू, देखिए दैट इज इक्वल टू I, और यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो C E0 ओमेगा कॉस ओमेगा t। अब ध्यान से देखिएगा इस रिजल्ट को, I इज इक्वल टू हम लिख रहे हैं E0/1 बाई ओमेगा C, और इसको लिखूंगा साइन ओमेगा t प्लस π/2 कॉस ओमेगा t को, ठीक है ना। अब इसको ऐसे लिख दिया मैंने, देखिए E इज इक्वल टू E0 बाई XC साइन ओमेगा t। अब देखिए एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ, तो ओमिक अपोजिशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक रेजिस्टेंस होता है और एक रिएक्टेंस होता है। दोनों ही अपोजिशन है, दोनों ही अवरोध करते हैं करंट के लिए। तो यहाँ पे
जो XC है, XC इज इक्वल टू 1/ω/c, जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंस। और कैसा रिएक्टेंस, तो कहेंगे कैपेसिटर के द्वारा डेवलप हुआ, तो इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और ये भी एक ओमिक अपोजिशन ही है, और जिसकी यूनिट ओम में ही मेजर की जाती है। जो रेजिस्टेंस वैसे ही रिएक्टेंस। और इसमें आप देखें तो I इज इक्वल टू E0/XC जो दे रखा है, ये तो ठीक है, E/R वैसे E/XC। जहां पे E बराबर EMF के केस में ये है, और I देखिए तो इससे π/2 फेज आगे है। तो करंट लिखेंगे यहां पे हम लोग, करंट इन कैपेसिटर लीड बाई फेज एंगल π/2, π/2 फेज से आगे होता है। या हम कहेंगे कि करंट इन कैपेसिटर ऑलवेज लीड बाय द AC सोर्स इन π/2, या EMF AC EMF ऑलवेज लैग बिहाइंड बाय π/2 इन करंट इन कैपेसिटर। नाम देना होगा कि इसमें करंट की बात हो रही है। उसी तरीके से जब हम इंडक्टर की यदि बात करते हैं, तो ये इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस L है, अब देखें जब करंट बढ़ना शुरू होगा तो ये हाई और ये लो। अब t इज इक्वल टू 0 पे स्विच को क्लोज किया, E बराबर दिया है E0 sin ω/t। अब देखिए इधर से इधर मूव करते हैं तो यह इस लूप में ऐसे घुमा जाए, फिर तो -LdI/dt प्लस E इज इक्वल टू 0, स्मॉल e लिखना था। तो यहां से देखिए di/dt इज इक्वल टू E/L या E0 sin ω/t/L। अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं di इज इक्वल टू E0 sin ω/t, यहाँ पे L और ये dt से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए जब समय 0 था तो करंट 0 था, टाइम t पे करंट I होगा, तो इसका इंटीग्रेशन I E0/ω/L cos ω/t एंड चलिए लिमिट मत पुट करिए और विदाउट लिमिट पुट करिए, ऐसे किसी भी टाइम पे इंटीग्रेट करते। I इज इक्वल टू E0 sin ω/t का आपका हो जाएगा cos ω/t, और यहाँ पे माइनस भी आएगा साथ में। इसको देखिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, I इज इक्वल टू E0/XL, और इसको लिखूंगा sin ω/t माइनस π/2। ओके, अब I इज इक्वल टू I0, सिर्फ मैथमेटिक्स है, ध्यान देते जाइएगा आप। मैथमेटिक्स समझिए, रेजिस्टेंस केस में हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, अब इंडक्टेंस देख रहे हैं हम लोग। जहां पे I0 की वैल्यू E0/XL है, और XL इज इक्वल टू ω/L है, यानी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा XL XC की वैल्यू, इसलिए उसको नया नाम दिया गया रिएक्टेंस। अच्छा, ये L इंडक्टेंस में है, इसलिए इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका भी यूनिट ओम होता है। अब देखें आप, तो E इज इक्वल टू E0 sin ω/t और I इज इक्वल टू I0 sin ω/t माइनस π/2 है। इन दोनों का एनालिसिस करें, बहुत अच्छे, वेरी गुड विकास। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि करंट लैग बाई फेज एंगल π/2 फ्रॉम AC EMF।
ठीक है। तो इंडक्टर में करंट लैग करता है, कैपेसिटर में लीड करता है π/2 से, और रेजिस्टेंस में सेम फेज में होता है। कंपैरिजन ऑफ एसी सर्किट एलिमेंट्स, तो यही कंपैरिजन की बात कर रहा था मैं कि जो इंडक्टर है, कैपेसिटर है और इंडक्टर है, कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर, इन तीनों में किस तरीके से वैरी करेगा। तो आइए इधर बात करते हैं। बिहेवियर ऑफ एल एंड सी एट हाई एंड लो फ्रीक्वेंसी। तो XC इज इक्वल टू 1/ωc, इसको लिख सकते हैं 2πn इंटू सी। XL इज इक्वल टू ωL, दैट इज इक्वल टू 2πnL। अब हाई फ्रीक्वेंसी की बात करें, इफ फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई, एन कहें या ओमेगा कहें, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये दोनों यदि बहुत हाई है, देन इसका जो बिहेवियर होगा इस केस में, देखिए जब बहुत ज्यादा होगा तो ये वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, यानी कोई अवरोध नहीं, XC टेंडिंग टू 0, XC टेंडिंग टू 0। और ये वाला इस केस में देखिए ये XL बहुत ज्यादा होगा, तो XL टेंडिंग टू इनफाइनाइट, XC टेंडिंग टू 0 और XL टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी जहां कैपेसिटर लगा होगा, दिस कैपेसिटर बिहेव लाइक ए वायर, और जहां इंडक्टर लगा होगा इस केस के लिए दैट इज बिहेव लाइक ओपन सर्किट। इनफाइनाइट यदि अवरोध होगा, अपोजिशन होगा, तो उसको हम ओपन सर्किट के, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ये रहा केस नंबर 1। और इफ n इज वेरी लो और ओमेगा इज वेरी लो, यहां पे लिखना चाहिए था मुझे वेरी हाई, देन अब देखें आप इसको देखें, इस केस में, सेकंड केस में, तो यदि बहुत कम होगा तो XC टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यानी जहां पे कैपेसिटर लगा होगा, दिस वन इज बिहेव लाइक ए ओपन सर्किट। एंड इस केस के लिए जहां XL होगा, देखिए बहुत कम होगा तो यह टेंडिंग टू 0, यानी जहां इंडक्टर लगा होगा दैट इज बिहेव लाइक ए वायर। यह कंडीशन समझिए। रजिस्टर पे कोई फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट नहीं होता है। तो इसके बिहेवियर को देखते हुए यदि हम एक ग्राफ प्लॉट करें, इसको बना लीजिए, इसको लिखिए। तो जो हम कंपैरिजन की जब हम बात कर रहे थे पीछे, वह ऐसे यदि ग्राफ से देखें तो यहां ओमेगा या एन को रखें और इधर रेजिस्टेंस और एक्स को रखें, एक्स में XL XC दोनों। देखिए एक का बिहेवियर ऐसे होगा, एक का बिहेवियर ऐसे होगा और एक का बिहेवियर ऐसे होगा। अब कौन सा क्या है आप ये समझिए कि रेजिस्टेंस ये R के लिए है, ये XL के लिए है और ये XC के लिए है। तो फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट बना रहता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं बढ़ता जाता है, और ये लो फ्रीक्वेंसी पे इनफाइनाइट होता है और इन फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए तो यह कम होता है। ये रहा कंपैरिजन, ओके। और इसका एनालिसिस देखिए यहाँ पे हम लोगों ने किया है, क्लियर हो रहा होगा अब। फेजर एंड एसी सर्किट पैरामीटर्स। फेजर को पढ़ने से पहले एक और बात बता देते हैं। यदि सर्किट में तीनों हो, रेजिस्टेंस हो, रिएक्टेंस हो और इंडक्टेंस हो तीनों, तो टोटल ओमिक अपोजिशन जो होता है सर्किट का, उसको एक नया नाम देते हैं। द टर्म इज इम्पीडेंस, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। इट मीन्स व्हाट? द इम्पीडेंस इज कैलकुलेटेड बाय द टोटल ओमिक अपोजिशन अप्लाइड बाय द रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। बात करते हैं हम लोग फेजर की। फेजर are the rotating vector देखिए रोटेटिंग वेक्टर क्या है। जैसे एसएचएम में हम लोग किसी पार्टिकल के पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेक्टर का यूज करते हैं ना, वैसे ही यहां पर E और I, हियर E AC EMF and
AC current behave like a rotating vector called फेजर। इसी को फेजर कहता है। अब रोटेटिंग वेक्टर यानी कैसे, देखिए देखें आप, जैसे हम लोग E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी लिखते हैं ना, तो इसको लिख सकते हैं E फेजर इज इक्वल टू ई नॉट फेजर, यानी वेक्टर लिखते हैं या ऐसे एक सीधे लाइन खींच दीजिए इसके ऊपर, तो E फेजर बोलते हैं। E फेजर इज इक्वल टू ई नॉट एंगल जीरो। एंगल जीरो मतलब क्या, यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में ओमेगा टी में कोई फेज आगे पीछे नहीं है, इसलिए ऐसे। यदि यही रहता E इज इक्वल टू ई नॉट E इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी, तो देखिए पहले इसको ऐसे कन्वर्ट करते, ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ये तो इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब इसका फेजर फॉर्म लेंगे तो ई फेजर इज इक्वल टू ई नॉट पीक वैल्यू और एंगल पाई बाई टू। या एक और एग्जांपल देख लिए, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा मान लीजिए दिया है। अब इसका फेजर फॉर्म लिखा जाए तो आई फेजर इज इक्वल टू आई नॉट एंगल अल्फा। अब एक होता है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम तो देखिए जो रेफरेंस हमारा चलेगा वो ऐसे होगा, यानी जीरो होगा जिसका फेज एंगल जीरो, तो वो इसी पे लाई करेगा। जैसे इसके लिए ये देखिए हमारा ई फेजर, जिसकी ई फेजर इज इक्वल टू ई नॉट एंगल जीरो। यदि हम ऐसे बना दें तो ये देखिए ई फेजर है पर इसका कुछ इनिशियल एंगल है, इस रेफरेंस से कितना, तो अल्फा मान लिया, तो ई फेजर इज इक्वल टू ये ई फेजर जिसकी वैल्यू ई नॉट एंगल अल्फा है ना। आई फेजर दिखाना हो वही एंगल अल्फा पे इसी पे आ जाएगा। या देखिए एक आई फेजर ऐसे मान लीजिए, ये माइनस ऑफ थीटा लिख दिया हमने, तो आई फेजर इज इक्वल टू आई नॉट एंगल माइनस थीटा, यानी जितना पॉजिटिव एंगल होगा इधर भागेंगे, जितना नेगेटिव एंगल होगा इधर भागेंगे, ठीक है ना। तो फेजर इज नथिंग ओनली इट इज ए रोटेटिंग वेक्टर टू रिप्रेजेंट द AC EMF एंड AC करंट, या हम कह सकते हैं कि यह एक वेक्टर फॉर्म है, ऐसे भी कह सकते हैं। फेजर जस्ट लाइक ए वेक्टर। अब कुछ स्टैंडर्ड फेजर हैं, देखिए वो स्टैंडर्ड फेजर आपको ध्यान रखने हैं। जैसे रेजिस्टेंस को भी हम फेजर बोलते हैं, तो R फेजर इज इक्वल टू, देखिए याद रखना आपको, रेजिस्टेंस के बिहेवियर को देखते हुए इसको फेजर फॉर्म दिया गया, तो R एंगल जीरो। XC फेजर इज इक्वल टू XC एंगल माइनस पाई बाई टू। आपको समझाएंगे कि माइनस पाई बाई टू करने पर ही इसमें करंट लीड करता है। और तीसरा रिएक्टेंस फेजर विच इज द XL इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट इज इक्वल टू XL यानी ओमेगा L एंगल प्लस पाई बाई टू। तो दीज आर द थ्री बेसिक स्टैंडर्ड फेजर, रेजिस्टेंस फेजर, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस फेजर। अब इसमें फेजर्स में गुणा भाग या मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो एक फेजर अलजेब्रा है। फेजर अलजेब्रा किस तरीके से चलता है, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि दो फेजर, थोड़ा गणित सीखिए। इफ टू फेजर, जैसे टू फेजर आप ये हो गया, Z1 फेजर इज इक्वल टू Z1 एंगल थीटा 1 and Z2 phasor is equal to Z2 angle theta 2, then Z phasor is equal to Z1 phasor plus Z2 phasor
अब एडिशन की बात कर रहा हूं, पहला एडिशन, ऐड किया हमने दोनों को, दैट इज इक्वल टू जेड एंगल थीटा। कैसे, क्या डायरेक्ट जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, तो जिस तरीके से वेक्टर का सम होता है ना, देखिए एडिशन सब्सट्रैक्शन वैसे ही चलेगा। पहले हम इसको फेजर डायग्राम पे रखेंगे ऐसे, तो हमने पहले देखिए ये हमने लिखा Z1, ये है आपका Z1, ये एंगल है आपका θ1, ये मान लिया आपका है Z2, ये एंगल है θ2। पैरेललोग्राम लगा दीजिए, इसको ऐसे बनाइए, इसको ऐसे कर दीजिए, जोड़ दीजिए और यहाँ से मिला दीजिए, ये आपका Z फेजर, और ये जो एंगल बनेगा दिस एंगल इज थीटा और रिजल्टेंट। तो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन दोनों ही केसेस में जिस तरीके से वेक्टर सम होता है वैसे चलता है। दूसरी चीज, जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, यानी Z फेजर इज इक्वल टू Z1 फेजर इंटू Z2 फेजर, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर होगा दोनों का रियल पार्ट ऐड कर दीजिए, तो देखिए सॉरी मल्टीप्लाई कर दीजिए Z1 इंटू Z2 और इन दोनों को जोड़ दीजिए आर्गुमेंट θ1 प्लस θ2, ये हो गया Z फेजर मल्टीप्लिकेशन के केस में। और डिवीजन के केस में देखिए कैसे चलेगा, जैसे मान लीजिए Z फेजर रिजल्ट है Z1 फेजर बाई Z2 फेजर, तो Z1 फेजर इज इक्वल टू क्या लिखें, तो कहेंगे Z1 एंगल θ1 डिवाइड बाई Z2 एंगल θ2, तो रियल पार्ट वैसे Z1 बाई Z2 और एंगल को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं θ1 माइनस θ2, ये लीजिए, और Z इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं Z एंगल थीटा, जहां पे Z बराबर Z1 बाई Z2 और थीटा इज इक्वल टू θ1 माइनस θ2। दिस इज द मैथमेटिक्स behind the phasor algebra. Okay, so these are the basic three operation can be done, which is addition or subtraction and multiplication and division. Now जो हमने प्रीवियस कंसेप्ट पढ़ा था, आइए उसी पे फेजर एनालिसिस करते हैं। देखिए जैसे रेजिस्टेंस में हमने देखा था कि एसी सोर्स के साथ जब कनेक्ट करते हैं तो कोई भी करंट में लीड या लैग नहीं होता, पर अब यहाँ पर रेजिस्टेंस फेजर और ई को ई फेजर इज इक्वल टू ई नॉट एंगल जीरो, वही है ई नॉट साइन ओमेगा टी ही है। इसको स्विच को क्लोज किया, अब डायरेक्ट अब एक ही ईएमएफ सोर्स रेजिस्टेंस है तो आई इज इक्वल टू ई बाई आर होता है, पर आप इसको फेजर के फॉर्म में लिखेंगे तो आई फेजर कहें या आई वेक्टर, दोनों बातें की है, तो आई वेक्टर या आई फेजर इज इक्वल टू ई बाई ई फेजर बाई आर फेजर। तो आई फेजर इज इक्वल टू ई नॉट, देखिए एंगल जीरो, और आर फेजर को स्टैंडर्ड फेजर हम जानते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स है आर एंगल जीरो। तो देखिए इसको हम लोग लिखेंगे ई बाई आर दैट इज इक्वल टू आई नॉट जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो, डिवीजन वाला ऑपरेशन लगा दिया हमने, जहां पर देखिए आई इज इक्वल टू आई फेजर इज इक्वल टू आई नॉट एंगल जीरो, ये आया, वेयर I naught is equal to E naught by R। I naught is equal to E naught by R, ठीक है। तो यहां पे देखिए फेजर डायग्राम से भी इसको समझ सकते हैं, ये है आपका देखिए E फेजर और I देखिए एंगल जीरो है, तो ये आपको हो गया I फेजर, सेम उसी पे आ गया, और आर फेजर भी उसी पे बना सकते हैं। इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में जब हमने पीछे सॉल्व किया था, वही पीछे वाला ही चल रहा है फिर से। उस केस में जब हमने सॉल्व किया था तो हमने देखा था कि हमें कैपेसिटर केस में डिफरेंशिएट करना पड़ा था, इंडक्टर के केस में इंटीग्रेट करके निकालना पड़ा था, और देखा था कैपेसिटर केस में करंट लीड करता है और इंडक्टर के केस में लैग करता है। पर अब हम फेजर अलजेब्रा के हेल्प से हमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आसानी से कैलकुलेशन होगा। देखिए कैसे, यहां पे इंडक्टर है, ये लीजिए इंडक्टर, और एक्सेल फेजर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड फेजर है एक्सेल माइनस प्लस पाई बाई 2, और ये है जो कि चेंज हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है। ई फेजर इज इक्वल टू ई नॉट एंगल जीरो है, जीरो पे डिफाइन किया इसलिए जीरो पे इसको भी देख रहे हैं, पर यहाँ पे अल्फा थीटा कुछ भी वैल्यू हो सकती है, पर ये इस पे फिक्स रहेगा। अब इसमें करंट आई इज इक्वल टू, तो जिसको भी एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करेंगे,
तो आई फेजर इज इक्वल टू ई नॉट फेजर बाई एक्सएल फेजर डायरेक्ट। अब देखें आप यहां से, तो आई फेजर इज इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू ई नॉट एंगल 0 डिवाइड बाई एक्सएल, यानी एक्सएल एंगल प्लस पाई बाई 2। अब देखें फेजर अलजेब्रा लगाएं तो यहां से आपका होगा आई फेजर इज इक्वल टू आई नॉट एंगल माइनस पाई बाई 2, 0 माइनस पाई बाई 2 तो माइनस पाई बाई 2, और यहां से चूंकि आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई एक्सएल, और एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, ये आप पढ़ रखे हैं। हो गया। यदि हम फेजर डायग्राम यदि हम बनाएं तो देखिए ये आपका ई फेजर है, और ये देखिए माइनस पाई बाई 2, तो ये लैग कर रखा है, ये आपका आई फेजर, यहां से इतना पाई बाई 2 एंगल पीछे है, इससे पीछे है, दिख रहा है हमें, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, और यही चीज हम लोग फिर उसमें इंटीग्रेट करके निकाले थे। आइए कैपेसिटर वाला भी हम लोग देख लें। कैपेसिटर के केस में यहां पे ई फेजर इज इक्वल टू ई नॉट एंगल 0, एक्सी फेजर इज इक्वल टू एक्सी एंगल माइनस पाई बाई 2। ओके, आई करंट, डायरेक्ट आई करंट इज इक्वल टू हम लोग निकाल सकते हैं, आई फेजर इज इक्वल टू ई फेजर बाई एक्सी फेजर। अब ई फेजर इज इक्वल टू ई नॉट एंगल 0, एक्सी फेजर इज इक्वल टू एक्सी एंगल माइनस पाई बाई 2। अब देखें आप, यहां से इसको हम लिख सकते हैं आई फेजर इज इक्वल टू ई नॉट बाई एक्सी, दैट इज इक्वल टू आई नॉट, और 0 माइनस माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू प्लस पाई बाई 2, वेयर आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई एक्सी, और एक्सी इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी। यहां पे देखें तो ऑटोमेटिक हमें दिख रहा है ई फेजर आपका ये रहा, और ये प्लस पाई बाई 2 ये आपका आई फेजर रहा कैपेसिटर में। तो ये देखिए पाई बाई 2 एंगल या पाई बाई 2 फेज से आगे है, या एंगल से आगे है। फेज से आगे होने का मतलब क्या है कि जब यह कम होगा तो यह एक अलग वैल्यू दे रहा होगा, यानी इसका पीक और इसका पीक एक ही टाइम पे नहीं मिलने वाला है। अब बात आती है कि जब दो इंपीडेंस ऑफ एन एसी सर्किट, ध्यान से देखिए, इंपीडेंस जब एसी सर्किट में यह तीनों हो, रेजिस्टेंस भी हो, कैपेसिटेंस भी हो और रिएक्टेंस भी हो, यानी इंडक्टिव और कैपेसिटिव दोनों हो, तब के केस में क्या करेंगे। यानी देखिए, इस टोटल ओमिक अपोजिशन को हम एक ऐसे हमने एक बॉक्स की तरह बना दिया, वैसे उसका कोई स्पेसिफिक सिंबल नहीं है, और जिसको हम लोगों ने जेड फेजर से डिनोट कर दिया। यहां पे ये आर फेजर है, ये एक्सी फेजर है, और ये एक्सएल फेजर है। इन तीनों को एक ओमिक अपोजिशन से रिप्लेस किया, और दिस इज नेम्ड एज इंपीडेंस। इसी को हम लोग इंपीडेंस कहते हैं। अब Z इज इक्वल टोटल ओमिक अपोजिशन के R प्लस एक्सी को भी जोड़िए प्लस एक्सएल को भी जोड़िए। अब देखिए वेक्टर सम की तरह हो गया। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, यदि R को लिखे तो R एंगल 0, एक्सी को लिखे तो एक्सी एंगल माइनस पाई बाई 2, ध्यान से देखते जाइएगा, और प्लस एक्सएल को लिखें तो एक्सएल एंगल प्लस पाई बाई 2। ये तीनों स्टैंडर्ड फेजर है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, जैसे वेक्टर सॉल्व करते हैं। आइए बनाएं, फेजर डायग्राम बनाते हैं, फेजर से इसको सॉल्व करते हैं। ये हटा रहा हूं मैं। देखिए ये रहा आपका आर फेजर, एक्सी एक्सी बना रहा हूं, एक्सी में करंट नहीं बना रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। एक्सी माइनस पाई बाई 2 और ये एक्सएल प्लस पाई बाई 2। ठीक, अब एक्सएल एक्सी से ज्यादा है या एक्सी एक्सएल से ज्यादा हो सकता है, कोई भी कंडीशन, कोई एक कंसीडर कर लीजिए, दूसरे के साथ भी वैसा ही फिनोमेना होगा। तो मान लिया कि एक्सएल एक्सी से ज्यादा है, तो ये देखिए हो गया नेट एक्सएल माइनस एक्सी का रिजल्टेंट इधर गया ऊपर। और दो फेजर अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक डायरेक्शन में इसको ट्रीट कर सकते हैं डायरेक्ट, है ना, विदाउट एनी फेजर।
यहाँ पे वेक्टर को उठाइए और यहाँ पे प्लेस कीजिए एक्सएल माइनस एक्सी समझने के लिए आप, और इसको ऐसे मिलाइए। ये आपका रहा जेड फेजर और ये एंगल आपका रहा थीटा। तो ये जो वैल्यू आपकी जो आ रही है दैट इज इक्वल टू जेड एंगल थीटा, यदि हम लिखें जेड फेजर इज इक्वल टू जेड एंगल थीटा, तो जेड जो वैल्यू आएगी रियल पार्ट और थीटा इज द फेज, वह कितना बनेगा? तो आप z इज इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट, ध्यान से दीजिए, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये होगा। एंड थीटा इज इक्वल टू डायरेक्ट देख सकते हैं आप tan इनवर्स tan थीटा दिस बाई दिस, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। ये रहा आपका थीटा और ये रहा आपका z, और ये z फेजर इज इक्वल टू दिस वैल्यू। और यदि एक्सी एक्सएल से ज्यादा होगा तो ये रिजल्टेंट नीचे भाग जाएगा और ये इधर जाएगा, तो थीटा लैग करेगा थीटा से। ये चेंज रहा, दोनों में ये अंतर रहा बेसिक। इंपेडेंस आपको समझ में आ गया होगा इन फॉर्म ऑफ फेजर्स, क्लियर है? ओके, आइए तब अब हम बात करते हैं आरएल सर्किट। आरएल यानी एक रजिस्टर भी है और एक इंडक्टर भी है, और दोनों को एक एसी सोर्स के साथ जोड़ दिया गया। देखिए, ये आर फेजर इज इक्वल टू आर एंगल 0 और ये एक्सएल फेजर इज इक्वल टू एक्सएल एंगल प्लस पाई बाई 2। अब पहले इसका इन दोनों का ही निकाल लें, कोई जरूरी कि इंपीडेंस में तीनों ही आएंगे, दो भी आके इंपीडेंस बन सकते हैं, तीनों भी आके बन सकते हैं, या कोई एक भी इंपीडेंस हो सकता है। तो Z फेजर इज इक्वल टू आर फेजर प्लस एक्सएल फेजर, और इसको हम यदि ऐसे दिखाएं तो ये देखिए आपका ये हो गया आर फेजर और ये हो गया एक्सएल फेजर, और इन दोनों का रिजल्टेंट ये Z फेजर और ये एंगल थीटा। Z फेजर इज इक्वल टू Z एंगल थीटा लिखें, वेयर Z इज इक्वल टू, आप ध्यान से देखिए, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल बाई आर। बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है ना? अब थीटा आ गया और Z आ गया, यानी दिस सर्किट इज बिहेव लाइक ए सिंपल सर्किट वेयर ओनली वन ओबी का पोजीशन विच इज रिप्रेजेंट बाय Z फेजर और Z इज इक्वल टू Z एंगल थीटा। ये लीजिए आ गया। नाउ अब देखिए, ये जो रेजिस्टेंस है और ये रिएक्टेंस, इन दोनों को एक से रिप्लेस किया। अब इसमें I की यदि हम बात करें, जहां पे E बराबर E फेजर इज इक्वल टू E एंगल 0 दे रखा है, तो I इज इक्वल टू या I फेजर इज इक्वल टू हम लिखेंगे E फेजर बाई, अब R या L अलग अलग नहीं, डायरेक्ट दोनों का रिजल्टेंट Z फेजर। इसको ओपन करें तो E नॉट एंगल 0 अपॉन Z फेजर इज इक्वल टू Z एंगल थीटा, जहां पे Z की वैल्यू थीटा की वैल्यू आपको पता है। तो यहां से I फेजर इज इक्वल टू E नॉट बाई Z को हम लिख देंगे I नॉट, और एंगल 0 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ थीटा। ठीक है? नाउ I फेजर इज इक्वल टू I नॉट एंगल माइनस ऑफ थीटा। I नॉट की वैल्यू तो कहेंगे E नॉट बाई Z, Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, एंड थीटा इज इक्वल टू ये वैल्यू, पर यहां पे माइनस ऑफ थीटा, यानी करंट इन दोनों, यदि दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, ऑलवेज रेजिस्टेंस और इंडक्टर का कॉम्बिनेशन होगा, तो इंडक्टर में तो लैग करता है, रेजिस्टेंस में कोई लैग नहीं करता है, इन दोनों का रिजल्टेंट लैग करेगा। समझो कि एक बिना कर्जे का है, एक कर्जे में है, ऐसे समझो, बारो लिया है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? बारो, यानी नेगेटिव हो जाएगा, यानी लैग करेगा। यहीं पे कैपेसिटर होता है, एक लीड रहता है, एक कुछ भी नहीं रहता, तो ऑल ओवर इन दोनों का रिजल्टेंट लीड करता। तो ये इतने एंगल से लैग करेगा एसी सोर्स से, ठीक। और इसी पे यदि मैं इसका भी फेजर डायग्राम बनाऊं, देखिए
तो ये आपका ई फेजर है, ये आपका इम्पीडेंस फेजर है, और ये आपका आई फेजर है। ये भी थीटा से इम्पीडेंस लैग करता है, तो यह करंट लीड करेगा, सॉरी लैग करेगा। ठीक, तो ये RL रहा। और जब मैं RC की यदि बात करूं, देखिए, तो ये रेजिस्टेंस R फेजर इज इक्वल टू R एंगल 0 एंड ये कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटिव इज इक्वल टू XC एंगल माइनस π/2। तो इन दोनों का पहले हम रिजल्टेंट निकाल ले कि रिजल्टेंट क्या होगा। देखिए, ये आपका हो गया R फेजर, ये हो गया XC फेजर। बहुत बेसिक मैथमेटिक्स आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। ये देखिए आपका Z फेजर, ये हो गया एंगल थीटा। Z फेजर इज इक्वल टू दिख रहा है Z एंगल माइनस ऑफ थीटा लिखेंगे हम, क्योंकि निगेटिव में भाग गया। चूंकि Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर एंड Z फेजर इज इक्वल टू एंड एंगल थीटा, देखिए, एंड थीटा यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स XC बाई R। इसको यहां पे प्लेस कीजिए और XC बाई R आ जाएगा। यदि मैं करंट की बात करूं अब, तो I करंट, I फेजर इज इक्वल टू E फेजर बाई Z फेजर और E नॉट एंगल 0 डिवाइड बाई Z एंगल माइनस थीटा, दैट इज इक्वल टू I नॉट 0 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा। चूंकि I नॉट इज इक्वल टू E नॉट बाई Z, Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। ये देखिए, अब R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, और ये हो गया आपका I फेजर। ठीक है ना। तो यदि हम इसका फेजर डायग्राम भी बनाएं, यहां पे देखें इसका फेजर डायग्राम आप, तो ये है आपका E फेजर, ये है आपका Z फेजर, और ये है आपका I फेजर जो थीटा से लीड कर रहा है। आप लोग करके आएंगे LRC यदि तीनों होंगे तब इंपेडेंस क्या निकलता है वो तो हम लोगों ने कर लिया है तीनों के केस में। करंट कैसे आता है, उसका फेजर डायग्राम कैसे होता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में बी द लास्ट क्लास फॉर दिस टॉपिक। ओके, थैंक यू। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।